जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दर्पण के बारे में सीखेंगे, क्योंकि दर्पण से आपके एग्ज़ाम में हमेशा से क्वेश्चन आते हैं। सो दोस्तों, आज इस वीडियो में पूरी चीज़ों को मैं आपको समझा दूंगा ताकि आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ये मेरी गारंटी है। आपको पता है कि दर्पण में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि पूछेगा कि अगर किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उसका आरेख बनाइए। तो मैंने सारे क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में मैंने आपको समझाया है ताकि आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहला टॉपिक लिया है मैंने दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। वह चिकना एवं पालिशदार तल जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, उसे दर्पण कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश किसी न किसी चिकनेदार तल या पालिशदार तल से ही टकराएगा, चाहे वह तल शीशे का हो या किसी और का हो। कहने का मतलब है कि एक मान लीजिए मैंने शीशा लिया और ये जो शीशा है, ये शीशा है पालिशदार। कैसा है? पालिशदार। पालिशदार कहने का मतलब है कि इसके नीचे नीचे मैंने यहाँ पे पेंट किया हुआ है। अगर किसी भी शीशे के नीचे पेंट रहेगा तो उसमें प्रकाश पार नहीं होता है। अगर आप प्रकाश डालेंगे ऐसे तो यह प्रकाश इससे टकरा करके किसी न किसी निश्चित दिशा में चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं परावर्तन, यानी कि प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश पार नहीं होगा, टकरा करके चला जाएगा। तो ये शीशा हो सकता है, या तो किसी कागज़ में अगर आप उसको तेल से भिगो देंगे तो चिकना बन जाता है, तो वहाँ भी प्रकाश का परावर्तन होता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि वह चिकना एवं पालिशदार तल जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, दर्पण कहलाता है। देखिए, दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण। अब देखने वाले हैं कि समतल दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण क्या होता है। तो चलिए देखते हैं अगला। यहाँ देखिएगा, मैंने लिया है समतल दर्पण, यानी कि समतल दर्पण क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। समतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। आपको पता होगा समतल का मतलब होता है बराबर, यानी कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, ये देखिए परावर्तक पृष्ठ है, यानी कि जिस पृष्ठ से टकरा करके प्रकाश परावर्तित हो जाता है उसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। तो बोला है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, यानी कि बराबर हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण कहने में ही लग रहा है कि ये दर्पण कैसा होगा, समतल होगा, यानी कि बराबर होगा। तो इसमें क्या होता है कि समतल दर्पण का आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। अब देखिए समझते हैं आपतन कोण किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो किरण आ रही है इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। और ये जो टकरा करके जा रही है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण, क्योंकि परावर्तन होके जा रही है वाला। और जो बीच में काल्पनिक रेखा है, ये रेखा काल्पनिक होती है, इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अभिलंब। अब समझिएगा कि आपतन कोण क्या होता है। देखिए, इस आपतित किरण और इस अभिलंब के बीच में कुछ कोण बन रहा है, तो इसी को कहते हैं आपतन कोण। इसको बोलते हैं साइन आई। क्या कहते हैं? साइन आई। और यहाँ पे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोई कोण बन रहा है, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, इसको बोलते हैं साइन आर। तो ये दोनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर आप इसको ऐसे करेंगे, मतलब अगर ये वाला कोण बढ़ाएंगे तो ये वाला कोण बढ़ेगा, ये वाला कम करेंगे तो ये वाला भी कम होगा, यानी कि जो काम करेंगे वो दोनों में होगा सेम।
तो मैंने यहाँ पे लिखा था कि समतल दर्पण का आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुविकल्प मिल सकते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देखने को मिल सकते हैं। उसमें ये पूछ सकता है कि किसी समतल दर्पण में आपतन कोण अगर 45 अंश है तो परावर्तन कोण कितना होगा। तो परावर्तन कोण भी 45 अंश ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, हमेशा ही बराबर होता है। देखिए अब दूसरा पूछता है कि समतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो देखिए समतल दर्पण का प्रतिबिंब आभासी बनता है और सीधा बनता है, वस्तु के दर्पण के समान दूरी पर और वस्तु के बराबर बनता है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये कोई दर्पण है, ये कोई दर्पण है, तो अगर इस दर्पण से जितना दूर वस्तु रखेंगे उसका प्रतिबिंब भी उतना ही दूर बनेगा और समान लंबाई का बनेगा। कहने का मतलब जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनता है। तो अगर आपके विकल्प में कुछ इस प्रकार से पूछ लेगा कि समतल दर्पण में कैसा बनता है प्रतिबिंब, तो आप बोलेंगे कि वस्तु के बराबर आभासी और सीधा बनता है। कैसा बनता है, वस्तु से बराबर आभासी और सीधा बनता है और वस्तु के समान दूरी बनता है। अब देखते हैं इसका उपयोग, यानी कि समतल दर्पण का उपयोग क्या होता है। यूज ऑफ प्लेन मिरर। देखिए समतल दर्पण का उपयोग व्यापक रूप से पेरिस्कोप में किया जाता है। किसमें, पेरिस्कोप में। और दूसरा है कि समतल दर्पण का उपयोग घरों में लगे शीशे में चेहरे देखने के लिए करते हैं। यानी कि जो आपके घर में शीशा लगा होता है जिसमें आप चेहरा देखते हैं वो होता है समतल दर्पण, यानी कि प्लेन मिरर। उसमें क्या होता है कि जितना बड़ा आपका शक्ल रहेगा उतना ही बड़ा चेहरा उसमें दिखाता है। यानी कि जो आप अपने घर में चेहरा देखने के लिए शीशे का उपयोग करते हैं वह समतल दर्पण होता है। और तीसरा है कि समतल दर्पण का उपयोग पेरिस्कोप में करते हैं, यानी कि जो पहला वाला था वही तीसरा वाला लिखा गया यहाँ पे। चौथा है कि समतल दर्पण का उपयोग सौर कुकर में किया जाता है। देखिए सौर कुकर में सूर्य के प्रकाश से भोजन बनती है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें दर्पण लगा दिए जाते हैं ताकि अधिक से अधिक प्रकाश को परावर्तित करके इस पर डाला जा सके, जिससे अधिक प्रकाश पड़ने से अधिक जल्दी खाना बनेगा। यहाँ देखिए गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। देखिए जैसा कि आपको बोलने में लग रहा होगा गोलीय दर्पण, गोलीय मतलब जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोला हो, यानी कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। देखिए गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण क्या करते हैं कि अवतल दर्पण में हम लोग बाहर से पेंट करते हैं, यानी कि जो भाग अंदर है ये होता है परावर्तक पृष्ठ, ये होता है परावर्तक पृष्ठ, यानी कि प्रकाश इधर टकराएगा, बाहर से पेंट होता है। तो हम लोग इसको बोलेंगे उभरा हुआ भाग। क्या बोलेंगे, उभरा हुआ भाग। उभरा कहने का मतलब कि उठा हुआ। और इसको बोलेंगे दबे हुए भाग, यानी कि दबा हुआ है, यानी गड्ढा है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में उभरे हुए भाग को कलई करते हैं। कलई करने का मतलब पेंट करते हैं, और दबे हुए भाग को परावर्तक पृष्ठ बना देते हैं। इसी प्रकार से उत्तल दर्पण में क्या होता है कि उत्तल दर्पण में हम लोग अंदर वाले भाग को पेंट करते हैं और बाहर वाले भाग को परावर्तक पृष्ठ बनाते हैं। कहने का मतलब कि दबे हुए भाग पे कलई करके और उभरे हुए भाग को परावर्तक पृष्ठ बना देते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। आगे देख लेते हैं पर्सनल रूप से कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए पहला है अवतल दर्पण, यानी कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई करके दबे हुए भाग को परावर्तक पृष्ठ बना देते हैं उसे अवतल दर्पण कहते हैं। कहने का मतलब अभी मैंने आपको समझाया था कि इसको बोलते हैं उभरा हुआ भाग, यानी कि उठा हुआ भाग, और इसको बोलेंगे दबा हुआ भाग, यानी कि गड्ढा वाला। तो ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग को कलई करके मतलब पेंट करके दबे हुए भाग को परावर्तक पृष्ठ बना देते हैं उसे कहते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का खासियत क्या होता है कि जब प्रकाश अवतल दर्पण से टकराती है
तो वह एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है। कहने का मतलब अगर इसमें कोई प्रकाश टकराएगा तो वह टकरा करके ऐसे आता है, यानी कहीं न कहीं एक ही जगह मिलता है सब। तो ये होता है अवतल दर्पण का गुण, यानी कि जब इसमें प्रकाश टकराता है तो वह एक ही बिंदु पर कहीं न कहीं केंद्रित होता है। यहाँ पे अगला मैंने लिया है कि अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब, यानी कि हम लोग सबसे पहले अवतल के बारे में ही सब कुछ जान लेते हैं, फिर सीखेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। यहाँ देखिए मैंने लिया है कि अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब, यानी कि अवतल दर्पण से किस तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। आपको पता होगा कि अवतल दर्पण से कुल मिलाकर के 6 तरह से प्रतिबिंब बनते हैं और सबका फिगर बनता है, और यहाँ पे आपको 6 ठो दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए एग्ज़ाम में आपको ये वाला पूछा जाता है और आपसे टीचर लोग बोलेंगे रट लो इसको, लेकिन इसको रटना नहीं है। एग्ज़ाम में ऐसे आएगा कि यदि वस्तु को अनंत पे रख दें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा और उसका प्रकृति क्या होगा। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आते हैं। तो आप इसका फिगर कैसे बनाएंगे और आप इसको याद कैसे रखेंगे, मैं बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। तो इसको आप पूरा देखना। सबसे पहले देखते हैं आगे यहाँ पे इसी को हम लोग कैसे देखेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए जो यहाँ पे अगला मैंने लिया है यही बनेगा आपका 6 ठो फिगर, यानी कि जो 6 फिगर बनेगा कुछ इसी प्रकार से बनेगा, लेकिन आपको याद बिल्कुल नहीं करना है। मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा और आप इस चित्र को कैसे बनाना सीखेंगे। तो मैंने यहाँ पे केवल आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ देखिए जो 6 ठो आपको दिखाई दे रहा है प्रतिबिंब, कुछ इसी प्रकार के आरेख 6 ठो बनेंगे। तो मैं सारा आरेख आपको बनाकर दिखाऊँगा और अच्छे से समझा दूँगा। यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट, यानी सिद्धांत। सिद्धांत क्या है, अगर आप सिद्धांत समझ जाएंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन में गलत नहीं करेंगे, आप ख्याल रखिएगा। तो देखिए जो ये वाला आपको सी दिख रहा है, इस सी को बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। और ये जो आपको एफ दिखाई दे रहा है, इस एफ का नाम है मुख्य फोकस। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं मुख्य फोकस। और यहाँ पे आपको P दिखाई दे रहा होगा, तो इस P को बोलते हैं पोल, यानी कि ध्रुव। क्या कहते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुव और इंग्लिश में कहते हैं पोल। और ये जो आपको लाइन दिख रही है, इस लाइन को बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। अब समझते हैं हम लोग पूरी कॉन्सेप्ट को, ध्यान दीजिएगा। ये जो लाइन है, इस लाइन के आगे अगर बढ़ेंगे हल्का सा भी तो ये इसको बोलते हैं अनंत। क्या बोलेंगे, अनंत। अगर आप इतना समझ गए हैं तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कॉन्सेप्ट को। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट को, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये होता है अनंत। कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग जैसे ही वस्तु को अनंत पे रखते हैं, अनंत पे कहने का मतलब यहाँ पे रखते हैं, तो हम लोग का प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस पे, यानी कि यहाँ पे बनेगा। और कैसा बनेगा, हमेशा वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से अत्यंत छोटा, यानी बिंदु साइज का बनता है। जैसे ही हम लोग उस वस्तु को आधा आगे करते हैं, आधा आगे करने का मतलब कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, कहने का मतलब यहाँ लाते हैं, तो ये प्रतिबिंब भी आधा आगे बढ़ जाएगा, कहने का मतलब इधर आ जाएगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के छोटा बनेगा, यानी कि यहाँ पे अत्यंत छोटा बन रहा था, यहाँ पे उससे बड़ा तो बनेगा लेकिन फिर भी वस्तु से छोटा ही रहेगा। दूसरा कंडीशन, पहला क्या था, अनंत पे रखे थे। दूसरा क्या था कि हम लोग अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखे थे। तीसरा क्या होगा कि हम लोग ले आएंगे कहाँ पे, वक्रता केंद्र पे। जब वक्रता केंद्र पर लाएंगे तो आधा हमने आगे और बढ़ा है, आधा आगे बढ़ेंगे तो ये वाला भी आधा आगे बढ़ करके ये भी आ जाएगा वक्रता केंद्र पे। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही वक्रता केंद्र पर आएगा तो जो प्रतिबिंब बनेगा ये वास्तविक, उल्टा तथा अब वस्तु के बराबर होगा। यानी कि यदि आप उस वस्तु को वक्रता केंद्र पर लाते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी
वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर हो जाता है। अगला कंडीशन ये होता है कि हम लोग आधा फिर आगे बढ़ते हैं। आधा बढ़ने का मतलब कि इस बार वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं वस्तु को। जैसे ही यहाँ लाएंगे तो ये वाला भी आधा आगे बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। और इस बार जो प्रतिबिंब होगा वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा, यानी कि जैसे ही वक्रता केंद्र से आगे बनता है प्रतिबिंब तो वस्तु से बड़ा बनने लगता है, और वक्रता केंद्र पर रहेगा तो वस्तु के बराबर रहता है, वक्रता केंद्र से पीछे रहेगा तो वस्तु से छोटा रहता है। ध्यान दीजिएगा, यानी आप इतना मान के चलिए कि वक्रता केंद्र से अगर पीछे बनेगा तो वस्तु छोटा बनेगा, वक्रता केंद्र पर होगा तो वस्तु के बराबर, वक्रता केंद्र से आगे बढ़ेगा तो वस्तु से बड़ा बन जाएगा। तो जैसे ही हम लोग वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच लाएंगे तो वह वस्तु का प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। और पांचवा है कि हम लोग मुख्य फोकस पर ही रखेंगे, और जैसे ही हम लोग मुख्य फोकस पर रखेंगे अब हम लोग का प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे। कहाँ बनेगा? अनंत पे, यानी कि जस्ट उल्टा हो रहा है। जब हम लोग रखे थे अनंत पे तो बना था मुख्य फोकस पे, आधा आगे बढ़े तो ये भी आधा आगे बढ़ गया, फिर यहाँ से आधा आगे बढ़े तो ये फिर यहाँ से आधा आगे बढ़ गया, फिर यहाँ से आधा आगे बढ़ गया तो ये फिर आधा यहाँ से आगे बढ़ गया, यहाँ से फिर आधा आगे बढ़ गया तो ये फिर यहाँ से आधा आगे बढ़ गया, यानी कि अनंत पे चला गया। अब अगला कंडीशन होता है कि हम लोग एक बार ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं वस्तु को, और जब यहाँ रखते हैं तो यह वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। तो हम लोग अब अच्छे से सीखेंगे सबका फिगर, यानी कि आप लोग ख्याल रखिएगा कि अगर इस मुख्य अक्ष के नीचे बनता है प्रतिबिंब तो हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। लेकिन अगर इसी मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है तो वह सीधा और आभासी बनता है। तो इस बात को आप लोग ख्याल रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग प्रत्येक फिगर को। जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया था कि पहला कंडीशन क्या था, कि पहला कंडीशन ये था कि हम लोग वस्तु को रखे थे अनंत पे। कहाँ रखे थे? अनंत पे। तो पहले हम लोग बनाते हैं अवतल दर्पण, यानी कि यहाँ पे मैं अवतल दर्पण बनाता हूँ छोटा सा, और आप लोग अपने रफ में बनाकर प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी आप लोग केवल ध्यान से देखिएगा आपको बनाना कैसे है। ये मान लीजिए मैंने बनाया अवतल दर्पण, जिसके उभरे हुए भाग को कलई किया और दबे हुए भाग को परावर्तक पृष्ठ बना दिए, और ये खींच लिया मैंने मुख्य अक्ष। क्या खींच लिए? मुख्य अक्ष। ये देखिए है C यानी कि वक्रता केंद्र, और ये है F यानी कि मुख्य फोकस। ध्यान दीजिएगा, जो मुख्य फोकस होता है ये वक्रता केंद्र के आधी दूरी पर होता है, यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीचों बीच होता है, एकदम बीच में। अब देते हैं क्वेश्चन को, यानी कि समझते हैं। देखिए कहाँ है वस्तु? अनंत पे, और अनंत इधर होता है। जब यहाँ पे अनंत से प्रकाश डालेंगे हम लोग, ये प्रकाश मान ली जा रहा है अनंत से, और जैसे ही यह टकराएगा अवतल दर्पण से तो मैंने बोला था कि वह केंद्रित होता है। तो ये वाला प्रकाश यहाँ पे मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगा ऐसे, और एक प्रकाश इसी के पैरेलल डालते हैं नीचे से ऐसे, और ये प्रकाश फिर से टकरा करके ये जाएगा कहाँ से? मुख्य फोकस से। और ये दोनों लाइनें जहाँ पे कटती हैं वहीं बनता है प्रतिबिंब, यानी कि ये लोग कहाँ कटे हैं? मुख्य फोकस पर कटे हैं। तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। कैसा बनेगा? यहाँ मैंने लिखा है कि प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, वास्तविक, उल्टा तथा अत्यंत छोटा बिंदु सच बनता है, जो कि मैंने इससे पहले ही आपको समझा दिया था। कैसा बनता है? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और अत्यंत छोटा बनता है बिंदु साइज का। अगला कंडीशन क्या है? अगला कंडीशन है कि इस बार हम लोग वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखेंगे। इसी को बुक में लिखता है कि वक्रता केंद्र से परे। वक्रता केंद्र से परे कहने का मतलब कि वक्रता केंद्र के पीछे, पीछे मतलब इस साइड।
अब वक्रता केंद्र के पीछे रहेगा तो इसको कह सकते हैं ना कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रहता है। तो अब देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। यहाँ पे दूसरा कंडीशन क्या है, मैंने बोला था कि दूसरा कंडीशन है कि यदि वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाए, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक बनाया अवतल दर्पण और यहाँ पे मैंने मुख्य अक्ष खींच लिया और ये मैंने मान लिया C, ये मैंने मान लिया F। आप लोग अच्छे से बनाइएगा, इंच से स्केल से नाप करके। मैं यहाँ पे ऐसे ही कर रहा हूँ। इस बार हम लोग कहाँ रखना वस्तु को, वक्रता केंद्र के परे यानी कि इसके पीछे। मान लीजिए मैं यहाँ पे रखता हूँ और ये प्रकाश जब यहाँ से गुजरेगी तो ये वाला फिर से टकरा करके और मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाएगी। कहाँ से, मुख्य फोकस से। और इस बार हम लोग इस प्रकाश को यहाँ से और वक्रता केंद्र से होकर गुजारेंगे तो ये वाला प्रकाश जैसे ही इधर से जा रहा है और यहाँ से टकराएगा तो वह इसी रास्ते से दोबारा पुनः वापस लौट जाएगा। और ये दोनों रेखा यानी कि ये वाला रेखा और ये रेखा जहाँ कटेगा वहीं बनता है प्रतिबिंब। तो कटा कहाँ पे, बीच में, यानी कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में कटा है। तो कुछ इस प्रकार से बनेगा फिगर। और अब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो मैंने यहाँ लिखा है कि प्रतिबिंब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। तो ये था आपका दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या है कि हम लोग इस बार वस्तु को ले आएंगे कहाँ पे, वक्रता केंद्र पे। तो अब देखते हैं तीसरे कंडीशन को। यहाँ पे तीसरा कंडीशन है कि यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए, यानी कि मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ कर लिया अवतल दर्पण और ये मैंने बना दिया वक्रता केंद्र C और ये बना दिया F। इस बार वस्तु को रखना है कहाँ पे, वक्रता केंद्र पे। और जैसे ही यहाँ से वस्तु को गुजारेंगे और ये इस दर्पण से टकराएगा तो यह फिर से मुख्य फोकस से होता हुआ ऐसे निकल जाएगा और फिर से एक प्रकाश यहाँ से गुजारेंगे जो कि मुख्य फोकस से होकर के जाएगा और यहाँ टकरा करके और यह प्रकाश ऐसे जाएगा और यह एकदम सीधा बनेगा कहाँ पे, वक्रता केंद्र के जस्ट नीचे कटेगा। अब यहाँ भले ही थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकता है क्योंकि मैं यहाँ पे एक पेन टैब्स बना रहा हूँ, लेकिन अगर आप बनाएंगे नाप करके अच्छे से तो आपका जस्ट वक्रता केंद्र के जस्ट नीचे कटेगा। और इसमें आपको क्या लिखना है कि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनता है। कैसा बनता है, वस्तु के बराबर। अब अगला कंडीशन देखते हैं। अगला कंडीशन ये था कि हम लोग इस बार इस वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे। इस बार हम लोग वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे। कहने का मतलब ये मैंने बना लिया अवतल दर्पण और ये मैंने वक्रता केंद्र बनाया, ये वाला मुख्य फोकस F और इधर है अनंत। इस बार वस्तु कहाँ रखना है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। ऐसा मैंने रख लिया। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही यहाँ वस्तु लाएंगे तो यह वस्तु यहाँ से प्रकाश जाएगा और टकरा करके यह मुख्य फोकस से होता हुआ ऐसे निकल जाएगा। और जैसे ही निकलेगा, अब देखिए यहाँ से ऐसे प्रकाश गुजार करके इधर काटना पॉसिबल नहीं है, यानी कि प्रकाश ऐसे आ ही नहीं सकता है। तो हम लोग प्रकाश को ऐसे सीधा मारते हैं ऊपर, यानी कि इस दर्पण के ऊपर मारते हैं और इस बार यह प्रकाश ऊपर जाएगा और वहाँ से टकरा करके इसी रास्ते में और यहाँ वक्रता केंद्र से होते हुए इधर आकर ऐसे कट जाएगा। और जैसे यह कटेगा तो ये कटेगा अनंत और मुख्य फोकस के बीच में। कहाँ कटेगा, सॉरी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कटेगा। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, लिखा है कि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही समझाया था। अब देखते हैं कि यदि वस्तु को कहाँ रखते हैं, मुख्य फोकस पे।
देखिए यहाँ पे अगला है, यदि वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाए, यानी कहाँ रखा जाए, मुख्य फोकस पे, यहाँ पे, तो यह प्रकाश ऐसे जाएगा और यह टकरा करके मुख्य फोकस से ही ऐसे सीधा निकल जाएगा। अब दोस्तों इस प्रकाश को इस दर्पण के ऊपर मारते हैं ऐसे, ताकि यह टकरा करके और दोबारा इसी मार्ग में लौट करके ऐसे वक्रता केंद्र से होकर ऐसे जाएगा। अब देखिए जो प्रकाश है हमेशा सीधी चलती है, तो अगर ये प्रकाश सीधी जाएगी तो देखिए दोनों बराबर रास्ते जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बराबर रास्ते से। तो ये दोनों कभी कटेंगे नहीं। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये वाला अनंत पे जाकर कटा होगा। कहाँ कटा होगा? अनंत पे जाकर कटा होगा। तो इसीलिए इसका प्रतिबिंब बनता है अनंत पे, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। यानी कि अनंत बनने का क्या मतलब होता है कि वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, लेकिन वास्तविक उल्टा ही बनेगा। अब देखते हैं अंतिम जो इसका अंतिम कंडीशन था। अंतिम कंडीशन यह है कि हम लोग इस बार ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने बना लिया अवतल दर्पण। ये है वक्रता केंद्र यानी C, ये है F। और जैसे इस प्रकाश को यहाँ रखेंगे तो ये वाला ऐसे सीधा हम लोग नहीं डालेंगे, क्योंकि अब ये टकरा करके, ये यहाँ से टकरा करके और मुख्य फोकस होकर तो गुजर नहीं पाएगी, इसलिए इसको हम डालते हैं ध्रुव पे। कहाँ डालते हैं? ध्रुव पे। और यहाँ से टकरा करके यह ऐसे गुजरेगा, ऐसे सीधा। और फिर से इस प्रकाश को मारते हैं ऊपर, तो यह प्रकाश पुनः लौट करके और ऐसे मुख्य फोकस ऐसे जाता है। अब देख सकते हैं आप कि जैसे ये प्रकाश दूर जा रहा है तो इन दोनों लाइनों के बीच का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। यानी कि देखिए इधर ज़्यादा है, इधर कम है। तो एक कंडीशन ऐसा आया होगा कि जैसे इसको पीछे ले गए होंगे ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके, तो ये सट गया होगा। तो ये सट गया होगा तो ये क्या एक्चुअल में पीछे आया है? क्या एक्चुअल में पीछे तो आया नहीं है। हम लोगों ने कल्पना किया है कि मान लीजिए जितना दूर जा रहा है उतना ही फैल रहा है, तो जितना पीछे आ रहा है उतना ही कम हो रहा है। तो एक समय ऐसा भी आया होगा कि पीछे लाने से यह प्रकाश कहीं ना कहीं कटा होगा, क्योंकि जहाँ कटता है प्रतिबिंब वहीं बनता है। तो ये कट रहा है, लेकिन कहाँ कट रहा है? दर्पण के पीछे कट रहा है। और ये क्या सच में कट रहा है? क्या सच में नहीं कट रहा है, इसको हम लोग कल्पना कर काट रहे हैं। तो बोलेंगे कि इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, जो कि दर्पण से पीछे बन रहा है, आभासी बनेगा और सीधा बनता है। मैंने बोला था कि जैसे ही इस मुख्य जैसे ही इस मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है तो हमेशा बोलेंगे सीधा बनता है और आभासी बनता है, और लेकिन वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, और दर्पण के पीछे बनेगा। तो ये वाला क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में आ चुके हैं कि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने ध्रुव के परे रखें। ध्रुव के परे मतलब ध्रुव के पीछे। ध्रुव के पीछे कहने का ही मतलब हो जाता है कि आपको मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखना है। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ बनता है, आरेख सहित बताइए। तो आपको इसी प्रकार के आरेख खींचना है और बोलना है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। अब देखते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है। अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैंने अवतल दर्पण का उपयोग लिख रखा है। पहला उपयोग है कि वाहनों के अग्रद्वीपों में किया जाता है। यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग वाहन के अग्रद्वीप, यानी कि जो गाड़ी के आगे जो बल्ब लगा होता है जिससे लाइट जलती है रोड में दिखाई देता है, उसमें अवतल दर्पण लगा होता है। क्योंकि अवतल दर्पण है तभी तो प्रकाश फैल के मतलब नहीं फैल रहा है उतना और रोड पे केंद्रित कर रहा है, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे अवतल दर्पण को लगाते हैं। अब दूसरा कहाँ होता है? दूसरा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं दांत के डॉक्टर लोग। यानी कि दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए वे लोग अवतल दर्पण वाले लाइट का प्रयोग करते हैं। और पहला क्या था कि वाहनों के अग्रद्वीप में जो यानी कि जो आगे जो बल्ब लगा होता है हेडलाइट, उसमें करते हैं।
तीसरा है कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने वाले दर्पणों में करते हैं। किसमें करते हैं? दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में, ताकि आपकी जो चेहरा है बड़ा दिखाई दे और उसमें दाढ़ी आपको क्लियर दिखाई दे, जिससे आप आसानी से दाढ़ी बना पाएंगे। अगला है कि अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो आपकी लाइट का फोकस होता है बहुत दूर तक जाता है और प्रकाश उतना फैलता नहीं है। तीसरा है कि अवतल दर्पण का उपयोग सैटेलाइट डिश में किया जाता है। इसमें सैटेलाइट में किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ गए अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब 6 ठो बनते हैं और किस तरह के बनते हैं और उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, आरेख कैसा बनता है, अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, मैंने सीख लिया। अब देखते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया था कि उत्तल दर्पण में दबे हुए भाग को कलाई करके और उभरे हुए भाग को परावर्तक पृष्ठ बना देते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा है कि यहाँ पे दबे हुए भाग को कलाई करके उभरे हुए भाग को परावर्तक पृष्ठ बना दिया है, ये कहलाएगा उत्तल दर्पण। यहाँ मैंने साफ साफ लिख भी दिया है कि ऐसा दर्पण जिसका दबे हुए भाग को कलाई करके उभरे भाग को परावर्तक पृष्ठ बना देते हैं उससे उत्तल दर्पण कहते हैं। जब कोई प्रकाश उत्तल दर्पण से टकराता है तो वह फैल जाता है, यानी कि जैसे ही कोई प्रकाश उत्तल दर्पण से टकराएगा तो यह प्रकाश ऐसे फैल जाएगा। अब देखते हैं कि इससे प्रतिबिंब कैसा बनता है और कितने बनते हैं। देखिए, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है 2 प्रकार के। कितने बनते हैं? 2 प्रकार के। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें प्रकाश तो फैल जाता है। तो पहला ये होता है कि हम लोग यदि वस्तु को अनंत पे रखते हैं, कहाँ रखते हैं? अनंत पे रखते हैं। और दूसरा ये होता है कि दूसरा अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी रख सकते हैं। अब ध्रुव कहाँ से आ गया? देखिए, इसमें क्या है कि इसमें जो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस होता है इस साइड होता है, यानी कि राइट साइड होता है। तो देखिए, इधर क्या मिलता है आपको? इधर मिलता है ध्रुव और एक ठो अनंत। तो पहला कंडीशन ये होता है कि आप रख सकते हैं अनंत में, और दूसरा अनंत और ध्रुव के बीच कहीं रख लीजिए। तो अगर आप प्रकाश में डालेंगे तो ये प्रकाश गुजर जाएगा ऐसे, और ये प्रकाश ऐसे गुजर जा रहा है, तो ये प्रकाश आपस में कभी तो कटेंगे नहीं। जब नहीं कटते हैं तो इसको हम लोग पीछे ले आते हैं, ऐसे मिलाते हैं सीधा, और कहाँ मिलाते हैं? मुख्य फोकस पे। तो क्या ये प्रकाश सच में मिला है क्या? सच में नहीं मिला है ना, हम लोग कल्पना करके मिलाए हैं कि अगर कल्पना किए तो कुछ इस प्रकार से यहाँ कटता। जब कटेगा तो कहाँ कटेगा? मुख्य फोकस पे कटेगा। तो अगर सच में नहीं मिला है तो कैसा बनना चाहिए प्रतिबिंब? आभासी। आभासी का मतलब होता है जिसको हम लोग आभास करते हों, यानी कि अनुमान लगाते हों, एक्चुअल में ना बनता हो। तो जो उत्तल दर्पण में होता है हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है और सीधा बनता है। क्यों? क्योंकि इसका प्रतिबिंब इस मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है। तो मैंने क्या बोला था कि अगर नीचे बनेगा तो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, लेकिन ऊपर बनेगा तो आभासी बनता है और सीधा बनता है। तो आभासी बनने का क्या मतलब हो गया कि ऊपर बनेगा और सीधा बनेगा। तो इसका 2 कंडीशन है। तो इसका नियम मैंने समझा ही चुका है पहले आपको। अब देख लेते हैं इसका फिगर कैसे कैसे होता है, इसको उपयोग क्या होता है। देखिए, पहला कंडीशन है कि यदि वस्तु को अनंत पे रखें। कहाँ रखें? अनंत पे। अनंत पे रखेंगे तो कुछ इस प्रकार से लाइट जाएगा और यहाँ फैल जाएगा, यहाँ जाएगा, फैल जाएगा। तो इसको हम लोग कल्पना करके मिलाते हैं तो यह दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर मिलता है और इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और अत्यंत छोटा बिंदु साइज बनता है। जैसे ही मुख्य फोकस बनेगा तो आप समझिएगा कि अत्यंत छोटा बनेगा बिंदु साइज का, और कैसा बनता है? आभासी बनता है और सीधा बनता है। अब देखते हैं अगला कंडीशन। इसका अगला कंडीशन क्या है? यहाँ पे इसका अगला कंडीशन हो जाता है कि हम लोग उस वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी रख दें। यहाँ मैंने लिखा है कि यदि वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखा जाए तो वह प्रकाश, जैसे मान लीजिए मैंने अनंत और ध्रुव के बीच रखा तो यह जाएगा और फैल जाएगा। तो इस प्रकाश को हम लोग ऐसे यहाँ पे मुख्य फोकस से गुजारें तो मैंने बोला है कि जहाँ पे 2 लाइनें कटती हैं प्रतिबिंब वहीं बनता है। तो एक लाइन हम लोग ऐसे और गुजार दिए ऐसे,
तो ये प्रकाश यहाँ से गुजर करके वापस फिर अपने रास्ते में चला गया, लेकिन हम लोग इसी को थोड़ा पीछे मिलाए, कहाँ से, वक्रता केंद्र से। तो ये पाए हम लोग कि जो प्रकाश है दोनों कहाँ कट रहा है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। और ये कटेगा तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब, लिखा मैंने कि प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनेगा और कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। तो इस प्रकार से यहाँ पे उत्तल दर्पण से बनते हैं 2 प्रतिबिंब और 6 बनता है अवतल दर्पण से। तो ये आपको प्रतिबिंब का प्रैक्टिस करना है बहुत अच्छे से, और जो मैंने बताया अच्छे से ख्याल रखना है। अब देखते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ध्यान दीजिएगा। उत्तल दर्पण का उपयोग आमतौर पर कारों के पीछे और साइड व्यू मिरर के रूप में करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि ड्राइवर के बगल में एक शीशा लगा होता है, जिससे ड्राइवर ये देख पाता है कि पीछे कौन कौन सी गाड़ियाँ आ रही हैं। अब उत्तल दर्पण ही क्यों लगाते हैं, उत्तल दर्पण इसलिए लगाते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण का खासियत ये होता है कि वह बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब एक छोटे क्षेत्र में बना कर दिखाता है, वास्तविक और सीधा, ताकि हम लोग को आसानी से पता चल सके कौन कौन सी गाड़ियाँ आ रही है। और यहाँ पे दूसरा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग सार्वजनिक भवनों में सुरक्षा के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि वे आपको फ्लैट या अवतल दर्पण की तुलना में व्यापक दृश्य देखने में अनुमति देते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग सार्वजनिक भवनों में लगाते हैं, जिससे आपको मतलब जो कहीं मोड़ है, कहीं फ्लैट है, तो उसके अगल बगल चीज़ें आप उसमें देख सकते हैं आसानी से। अब दोस्तों दर्पण से एक क्वेश्चन और आता है कि दर्पण का सूत्र क्या होता है। तो देखिए, दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आप लोग ख्याल रखिएगा, यह है दर्पण का सूत्र। एक लेंस का भी सूत्र होता है जो कि इसी प्रकार से होता है, लेकिन उसमें इस जगह माइनस होता है, यानी उसका होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो अब दोस्तों इस प्रकार से कुछ कॉन्सेप्ट है इसका। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। यदि आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए, और अगला टॉपिक कौन सा रहेगा जिस पे मैं आपके लिए वीडियो बना लाऊँ। यदि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।